नाम है जय किशन देवांगन और आप सभी को केमिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने जो है इसके पिछले की वीडियो में मतलब आइसोमेरिज्म पार्ट 1 की वीडियो में हमने संरचनात्मक संवेदनता के बारे में बात की थी और आज हम यहाँ त्रिविम संवेदनता स्टेरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि त्रिविम संवेदनता के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे और अगला वीडियो यही है। ठीक है, तो त्रिविम संवेदनता हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विन्यासी संवेदनता कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्वरूपी संवेदनता कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा मतलब त्रिविम संवेदनता कितने प्रकार के होते हैं, विन्यासी संवेदनता और इसके मतलब प्रकार क्या होते हैं इसके, विन्यासी संवेदनता और स्वरूपी संवेदनता। ठीक है, अब विन्यासी संवेदनता के भी दो प्रकार होते हैं, वो होता है ज्यामितीय संवेदनता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और प्रकाशिक संवेदनता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिविम संवेदनता स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है। अगर आप आइसोमेरिज्म पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो को देखे बिना आप ये वीडियो को थोड़ा दिक्कत जा सकता है समझने में। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं त्रिविम संवेदनता किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब त्रिविम संवेदनता क्या होते हैं, है ना भाई, मतलब ऐसे समूह, ठीक है, जिनके अणुसूत्र समान तो होते हैं, ठीक है ना, मतलब जिनके अणुसूत्र समान लेकिन त्रिविम आकाश में, है ना भाई, त्रिविम आकाश में जो इनके साथ जुड़े हुए जो समूह है, इनके साथ जुड़े हुए जो परमाणु या समूह है, उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे कि कोई भी मेरे पास दो मतलब जो भी कोई दो अणुसूत्र होंगे, ठीक है, मतलब कोई दो यौगिक होंगे, इनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है ना भाई, इन दोनों के अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन अगर मैं इसको त्रिविम में जाकर देखूं तो इसके साथ जुड़े हुए जो समूह है या फिर परमाणु है, मतलब इन यौगिकों के साथ और कोई समूह या फिर परमाणु जुड़े हुए होंगे, क्या होंगे, इन दोनों अणुसूत्रों के साथ मतलब इन दोनों यौगिकों के साथ और कोई समूह या परमाणु जुड़े हुए होंगे, उनकी व्यवस्था क्या होगी, अलग अलग होगी। इसमें त्रिविम आकाश में यही क्या होगा मेरा त्रिविम संवेदनता, मतलब 3D अरेंजमेंट में, मतलब 3D स्ट्रक्चर में जो इनकी परमाणु या समूहों की जो व्यवस्था है दोनों यौगिकों में वो अलग अलग होती है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, त्रिविम समवयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो त्रिविम समवयी कहलाते हैं, लेकिन इसकी घटना त्रिविम संवेदनता कहलाती है। इसी घटना को क्या कहा जाता है, त्रिविम संवेदनता कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनके अणुसूत्र एकदम समान रहेंगे, लेकिन त्रिविम में इनके साथ जुड़े हुए समूह या परमाणु की व्यवस्था अलग अलग होगी। इनके साथ कोई भी समूह जुड़ सकते हैं, इनके समूह, इन दोनों यौगिकों के साथ कोई भी समूह जुड़ सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, COH हो सकते हैं, OH हो सकते हैं। ठीक है, तो इनके साथ जो जुड़े हुए जो समूह है ना भाई, परमाणु या समूह है, उनकी व्यवस्था क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यही होता है भाई त्रिविम संवेदनता स्टेरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं त्रिविम संवेदनता के हमारे पास दो प्रकार होते हैं, वो होता है हमारा विन्यासी संवेदनता। क्या होता है भाई, विन्यासी संवेदनता, है ना, और स्वरूपी संवेदनता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विन्यासी संवेदनता के बारे में, फिर हम अगले टाइप पर पहले जाएंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं विन्यासी संवेदनता कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, अच्छा विन्यासी संवेदनता क्या होता है, ठीक है, मतलब वे समवयी, ठीक है, मतलब वे समवयी जिसमें बंध को बिना तोड़े एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता। मतलब हमें, मतलब किसी यौगिकों में जुड़ा हुआ जो समूह है उसको हम लोग को बदलने के लिए हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड को बिना तोड़े हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदल सकते। ठीक है ना भाई, मतलब वे समवयी जिनमें बंध को बिना तोड़े, है ना भाई, समूह को एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता, क्या कहलाता है, विन्यासी संवेदनता कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है, हमें बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। ठीक है, तो ये होता है विन्यासी संवेदनता। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं, वो होता है ज्यामितीय संवेदनता और होता है प्रकाशिक संवेदनता। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ज्यामितीय संवेदनता के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्रकाशिक संवेदनता के बारे में। ठीक है, ये जो होते हैं 11th और BSc के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये टॉपिक, है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, विन्यासी संवेदनता के बारे में। विन्यासी संवेदनता के बारे में आपको डेफिनेशन बता चुका हूं। ठीक है, विन्यासी संवेदनता, विन्यासी संवेदनता। ठीक है, मैं क्या बता विन्यासी संवेदनता में, मतलब वे समवयी जिसमें बंध को बिना तोड़े एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, मतलब बंध को बिना तोड़े एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदल सकता, क्या कहलाता है, विन्यासी संवेदनता कहलाता है। मतलब हमें इसमें बंध को तोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। यही होता है विन्यासी संवेदनता। ठीक है, इसके दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे ज्यामितीय संवेदनता के बारे में। ज्यामितीय
समवयता के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो ज्यामितीय समवयता होता क्या है भाई, है ना। तो ज्यामितीय समवयता क्या होता है देख लेते हैं कि मतलब ज्यामितीय समवयता क्या होते हैं, ये द्विबंध के कारण उत्पन्न होता है। द्विबंध के कारण मतलब जब भी कोई युग्म, ये मतलब युग्म बंध के कारण ये समवयता उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि कोई भी हमारे पास है ना युग्म बंध रहेगा, जैसे कि हमारे पास कोई डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, ये है मेरे पास इस कार्बन में डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसके साथ कोई मेरे पास समूह जुड़ा रहेगा, जैसे कि वो हो गया मेरे पास COOH, है ना, H, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मैलेइक अम्ल। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको, मैलेइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। मतलब ज्यामितीय समवयता हमेशा किसमें होता है भाई, ज्यामितीय समवयता द्विबंध के कारण उत्पन्न होता है। मतलब द्विबंध में जुड़े हुए परमाणु या समूह, ठीक है, द्विबंध में जुड़े हुए परमाणु या समूह की व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामितीय समवयता कहते हैं। मतलब द्विबंध में जुड़े हुए परमाणु या समूह की व्यवस्था अगर अलग अलग होगी, द्विबंध मतलब डबल बॉन्ड, युग्म बंध बोलते हैं इसको, ठीक है। तो युग्म बंध में जुड़े हुए परमाणु या समूह की व्यवस्था अगर अलग अलग होगी तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामितीय समवयता कह देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम इसको, ज्यामितीय समवयता कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये मेरा द्विबंध है, अब इसके साथ मेरे पास समूह जुड़ा हुआ है, देखो COH, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, मैलेइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलेइक अम्ल। अब देखो, अब ये जो COH दिख रहा है, मैं इसको ऐसे चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा मैं इसको ऐसे चेंज कर दिया, मतलब ये वाला जो मेरा COH है मैं इधर ला दिया और ये वाला जो हाइड्रोजन है उसको उधर भेज दिया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, फ्यूमेरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, फ्यूमेरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां देखो मेरे पास कार्बन के डबल बॉन्ड में, मतलब कार्बन में जो युग्म बंध है, पेयर बॉन्ड है, उसमें जो उसके साथ जुड़े हुए जो परमाणु या समूह है, मतलब जो समूह जुड़ा हुआ है उसकी व्यवस्था अलग अलग है। देखो पहले एक और था ये COH, मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ जो समूह था पहले एक और था, लेकिन अब क्या हो गया, इस तरफ आ गया, है ना भाई। लेकिन अणुसूत्र क्या है, एकदम समान है, बस कार्बन में जुड़ा हुआ जो द्विबंध है उसके साथ जुड़े हुए जो समूह है उसकी व्यवस्था क्या है, वो अलग अलग है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये सब किसमें होता है, द्विबंध में, युग्म बंध में होता है। देखो युग्म बंध, पेयर बॉन्ड में ये होता है अक्सर, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया यहाँ तक। और हाँ, इसे हम लोग शीर्ष ट्रांस समवयता भी कहते हैं, शीर्ष ट्रांस आइसोमेरिज्म भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसको शीर्ष ट्रांस आइसोमेरिज्म कहने का कारण क्या है, मतलब ज्यामितीय समवयता को हम शीर्ष ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको शीर्ष ट्रांस आइसोमेरिज्म कहने का कारण ये है कि यहाँ पर देखो पहले जो मेरे साथ शीर्ष किसको बोलते हैं, शीर्ष कब बोला जाता है, जब किसी अणु के साथ जुड़ा हुआ जो हमारे पास समूह है, जब वो एक और हो, मतलब जब एक और वो दिखाई दे, मतलब यहाँ पर देखो समूह क्या है, एक ही ओर है, ये दोनों समूह क्या है, एक ही ओर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शीर्ष बोलते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों समूह क्या आ गए, एक दूसरे के अपोजिट आ गए, ये उधर चला गया, इधर चला गया, तो इसको बोल देते हैं अपन लोग ट्रांस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांस। हिंदी में शीर्ष को समपक्ष और ट्रांस को विपक्ष कहते हैं, ठीक है। समपक्ष मतलब एक और, विपक्ष मतलब विपरीत दिशा की ओर, ठीक है। तो इसी कारण हम इसको शीर्ष ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। और याद रखना, हमेशा ज्यामितीय समवयता जो होता है द्विबंध में पाया जाता है, कभी भी ये सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में नहीं पाया जाता, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जानेंगे कि जो ज्यामितीय समवयता है वो हमेशा द्विबंध में ही क्यों पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं पाया जाता, मतलब एकल बंध और त्रिबंध में क्यों नहीं पाया जाता, ठीक है। उसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो जैसे कि मान के चलो, अभी देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, द्विबंध में ये मौजूद है, ठीक है। लेकिन ज्यामितीय समवयता त्रिबंध और एकल बंध में क्यों नहीं पाया जाता, मतलब सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं पाया जाता, उसको हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो है सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं पाया जाता, ये जो है सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं पाया जाता, कौन, ज्यामितीय समवयता। अब देखो मान के चलो मेरे पास यहाँ पर कार्बन और कार्बन के मतलब सिंगल बॉन्ड है, मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ देखो जैसे कि ये मेरा देखो, ये मेरा एक्सिस है, मान के चलो ये पेन का है, मेरा एक्सिस है, और इसके ये मेरा ढक्कन है,
ठीक है, ये वाला। अब ये क्या कर सकता है, ये अपने अक्ष के, ये एक्सिस है इसका, अपने एक्सिस के चारों ओर ये क्या कर सकता है, रोटेट हो सकता है। ये देखो रोटेट हो रहा है। हाँ, वैसे ही ये वाला कार्बन अपने चारों ओर क्या हो रहा है, रोटेट हो सकता है। क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। मतलब हम इसमें मान के चलो यहाँ पर जुड़ा होगा मेरे पास A, यहाँ जुड़ा होगा B। अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो इसकी व्यवस्था क्या हो जाएगी, इसकी जो व्यवस्था हो जाएगी, इधर आ जाएगा A और इधर हो जाएगा B, ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसका सबसे मेन कारण ये है कि यहाँ पर ज्यामितीय समरूपता किसका प्रकार होता है, विन्यासी समरूपता का प्रकार होता है। और विन्यासी समरूपता क्या बोलता है कि बंध को बिना तोड़े हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो ना भाई, मैं तो मात्र बंध को बिना तोड़े ही परिवर्तित कर रहा हूं यहाँ पर, मतलब इसको घुमा दिया, एक दूसरे में चेंज हो गया ये, मतलब मेरे को बॉन्ड को तोड़ना ही नहीं पड़ा, है ना। तो इसी कारण कभी भी सिंगल बॉन्ड में ज्यामितीय समरूपता नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ता। बॉन्ड को तोड़ना नहीं पड़ता, क्या कर देते हैं हम, मात्र इसको घुमा देंगे और इसकी व्यवस्था बदल जाएगी। ठीक है, तो इसी कारण सिंगल बॉन्ड में कभी भी ज्यामितीय समरूपता नहीं पाया जाता। ठीक है, समझ गए क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इसे बॉन्ड को तोड़ना ही नहीं पड़ता अपन को, मात्र कार्बन को उसके अक्ष के सापेक्ष, मतलब विद उसके, मतलब उसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसको घुमा देते हैं, उसकी व्यवस्था अपने आप ही चेंज हो जाती है, तोड़ना नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर हमें बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके तभी हम यहाँ इसको ऐसे ला सकते हैं। ठीक है, इसी कारण द्विबंध में हमेशा क्या हो जाता है, ज्यामितीय समरूपता पाया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड में ज्यामितीय समरूपता क्यों नहीं पाया जाता। ठीक है ना, क्योंकि देखो द्विबंध, अब देखो द्विबंध है यहाँ पर क्या है, द्विबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ना भाई, यहाँ पर जो है कार्बन जो है, जो कार्बन का मतलब जो डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो कार्बन यहाँ पर घूम नहीं पाएगा। देखो यहाँ पर ये घूम नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड आ गया है। सिंगल बॉन्ड रहता है तो आसानी से घूम जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड रहने के कारण ये नहीं घूम पाता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पर कार्बन चढ़ा होगा तो ये नहीं घूम पाता, क्योंकि इसमें दो बंध का, जिसमें डबल बॉन्ड का क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वो आसानी से नहीं घूम सकता। ठीक है, वैसे यहाँ पर हो रहा है, ये आसानी से नहीं घूम पाएगा कार्बन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इसी कारण हमेशा डबल बॉन्ड में क्या होता है, ज्यामितीय समरूपता पाया जाता है, क्योंकि ये बंध को हमेशा तोड़ना ही पड़ जाएगा, क्योंकि विन्यासी समरूपता का प्रकार होता है ये। ठीक है, अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ट्रिपल बॉन्ड में क्यों ज्यामितीय समरूपता नहीं पाया जाता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो ऐसे में तो कार्बन और नहीं घूमेगा, है ना भाई, कार्बन का घूमना मुश्किल हो जाएगा, है ना भाई। सिंगल बॉन्ड तो आसानी घूम के वो बदल जाता था, इसी कारण ज्यामितीय समरूपता नहीं पाया जाता, है ना। और डबल बॉन्ड में वो तो घूम नहीं पाता, ये घूमेगा ही नहीं। ठीक है, इसी कारण ज्यामितीय समरूपता डबल बॉन्ड में पाया जाता है। आप बोलोगे कि ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में तो और मुश्किल हो जाएगा कार्बन का घूमना, ऐसा बोलोगे, है ना। लेकिन उसका भी एक क्या है, महत्वपूर्ण कारण है कि ट्रिपल बॉन्ड में ज्यामितीय समरूपता नहीं पाया जाता, ना ही सिंगल बॉन्ड में, केवल और केवल डबल बॉन्ड में ही पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं पाया जाता। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं पाया जाता, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्यों नहीं पाया जाता वो बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान के चलो मेरा यहाँ कार्बन है, ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, ये वाला कार्बन आ गया। ठीक है ना भाई। अच्छा, कार्बन अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अभी कितने बॉन्ड पहले से बना चुका है ये वाला कार्बन, 1 2 3, एक का बाकी है, मतलब एक वाला हम लेते हैं, ये वाला कोई भी समूह जोड़ देते हैं इसके साथ, कोई भी परमाणु या फिर समूह को जोड़ देते हैं। जैसे मैंने ए को जोड़ दिया सपोज, है ना, फिर यहाँ पर भी मैंने किसको जोड़ दिया, ए को ही जोड़ दिया। ठीक, क्योंकि ये वाला कार्बन भी 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अब आप बोलोगे यहाँ पास भी तो कार्बन का घूमना मुश्किल है, कार्बन का घूमना क्या है, मुश्किल है, तो यहाँ भी ज्यामितीय समरूपता पाया जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ भी ज्यामितीय समरूपता नहीं पाया था। कारण ये है क्योंकि देखो ना भाई, दोनों की जो आकृति है, मतलब अगर इसको चेंज करूं, मान के इसको मैं चेंज कर देता हूं ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लाऊंगा, चेंज करने के बाद एक को इधर लाऊंगा और एक को इधर लाऊंगा ऐसे। ठीक है, तो दोनों की संरचना तो समान हो गई ना, ये दोनों कहाँ एकदम मतलब अलग अलग हो रहे हैं, दोनों की जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो दोनों का, वो तो एकदम बराबर है, मेरे को यहाँ पर अंतर ही नहीं नजर आ रहा है ना। तो हमेशा क्या होता है कि ट्रिपल बॉन्ड में जो रहता है कभी भी मतलब जो उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कभी अंतर नजर नहीं आता, इसी कारण ट्रिपल बॉन्ड में ज्यामितीय समरूपता नहीं पाया जाता। यहाँ पर देखो ना भाई, डबल बॉन्ड है, मैं COH वहां जोड़ा था, ठीक है, और मैं COH को यहाँ ला दिया, ये देखो, तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया,
स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया, इसी कारण यहाँ पर ज्योमेट्रिक समरूपता पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हो रहेगा, देखो चाहे चाहे ए को इधर लाओ या चाहे उधर रखो, एकदम सेम है ये तो, ठीक है। मान के चलो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, मान के चलो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता ऐसे करके, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की स्थिति आती, ऐसा आता है ना भाई। एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 4 और ये वाला 1 2 3 4 4। तो यहाँ पर भी स्थिति कैसे हो जाती, ऐसे हो जाता, और जो इसका जो संरचना है वो एकदम समान हो जाता, कोई डिफरेंस नहीं रहता, इनकी संरचना एकदम समान है, इसको हम लोग एकदम समान संरचना बोल सकते हैं, ठीक है। इसी कारण ट्रिपल बॉन्ड में कभी भी समरूपता नहीं पाया जाता। समरूपता का मतलब क्या है कि त्रिविम में, मतलब त्रिविम समरूपता का मतलब क्या है, त्रिविम समरूपता का जो है त्रिविम आकाश में उसकी जो व्यवस्था है वो अलग अलग नजर आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेम हो जा रहा है संरचना, इसी कारण ट्रिपल बॉन्ड में भी कभी भी ज्यामितीय समरूपता नहीं पाया जाता। ज्यामितीय समरूपता जो है हमेशा किसमें पाया जाता है, द्विबंध में ही पाया जाता है, ठीक है। ज्यामितीय समरूपता किसे कहते हैं कि द्विबंध में जुड़ा हुआ है ना भाई, द्विबंध युक्त कार्बन में जुड़ा हुआ जो परमाणु के जो समूह है ना भाई, या फिर परमाणु है, परमाणु मतलब परमाणु या समूह है, उनकी व्यवस्था क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ज्यामितीय समरूपता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कड़ी पर, है ना। हाँ, वो है हमारा प्रकाशिक समरूपता, ठीक है, प्रकाशिक समरूपता। तो ज्यामितीय समरूपता समझ में आ गया, और ज्यामितीय समरूपता को शीर्ष ट्रांस समरूपता भी कहते हैं, कारण मैंने बता दिया, क्योंकि समूह अगर एक और रहेंगे, कोई भी मतलब जो समान जो समूह रहेंगे, जो इक्वल जो हमारे पास ग्रुप रहेंगे, वो अगर एक और रहेंगे तो उसको हम लोग शीर्ष बोल देंगे, और अलग अलग रहेंगे तो उसको हम लोग ट्रांस बोल देंगे, इसी कारण इसको हम लोग शीर्ष ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग आगे, ज्यामितीय समरूपता के बाद, है ना, दूसरा टाइप होता है विन्यासिक समरूपता का हमारा प्रकाशिक समरूपता। प्रकाशिक समरूपता, ठीक है, प्रकाशिक समरूपता। अच्छा, प्रकाशिक समरूपता क्या होता है, ठीक है। प्रकाशिक समरूपता किसे कहते हैं, मतलब वे समवायी, मतलब वे समवायी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को, इसको समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो दाईं ओर मोड़ देता है या तो बाईं ओर मोड़ देता है, अर्थात या तो क्लॉकवाइज मोड़ देता है या तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देता है। किसको, समतल ध्रुवित प्रकाश को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देता है, वो या तो दाईं ओर मोड़ देता है या तो बाईं ओर मोड़ देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक समवायी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक समवायी कहते हैं। इसकी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक समरूपता कहा जाता है। इसकी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाशिक समरूपता। अच्छा, एक चीज बहुत जानने की बात है कि सर आप पूछोगे मेरे को कि ये मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है ना, समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है। तो मैं आपको बताऊंगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश होता क्या है, और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि प्रकाशिक समरूपता भी होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये मेरा कोई साधारण प्रकाश है, ये क्या है, मेरा कोई साधारण प्रकाश है, और हाँ याद रखना जो प्रकाश जो होते हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे में गति करती है, मतलब वो वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। मतलब जो ये क्या है, मेरा एक साधारण प्रकाश है, मेरा कोई साधारण प्रकाश लेता हूं मैं इसको, साधारण प्रकाश, ठीक है। अब साधारण प्रकाश जो होता है, अब जो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश वो दोलन करता है, वो क्या करता है, दोलन, वाइब्रेट करता है। वो जो प्रकाश जो होते हैं वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। लेकिन जो साधारण प्रकाश जो होते हैं वो सभी दिशाओं में क्या करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, मतलब सभी दिशाओं में क्या करते हैं, वो दोलन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बता दी हूँ, देखो ये सभी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, दोलन कर रहे हैं, ये देखो मतलब साधारण प्रकाश जो होते हैं वो सभी दिशाओं में इधर उधर क्या करते हैं, दोलन करते रहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारा साधारण प्रकाश, ठीक है। अब इस साधारण प्रकाश को अगर मैं एक निकाल प्रिज्म से गुजार दूं, इस तरह से मैं क्या करता हूं, इसको निकाल प्रिज्म से गुजारता हूं, ठीक है। ये क्या होता है मेरे पास, निकाल प्रिज्म, निकाल प्रिज्म। प्रिज्म अक्सर हमें प्रैक्टिकल लैब में देखने को मिलता है। तो चलो अगर मैं इसको क्या कर दूं, ये मेरा निकाल प्रिज्म है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, साधारण प्रकाश को यहां से गुजारूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलता है। वो क्या होगा मैं बताता हूं, है ना भाई, मैं बताता हूं कि क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। ये होता है मेरा समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या होता है ये, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड
लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अच्छा तो देखो देखो अब मेरी बात ध्यान सुनो। साधारण प्रकाश क्या करता है भाई, सभी दिशाओं में दोलन करता है, सभी दिशाओं में वाइब्रेट करता है साधारण प्रकाश। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, इस साधारण प्रकाश को मैं जब निकाल प्रिज्म से गुजारता हूं तो मेरे पास जो ये साधारण प्रकाश जो है सभी दिशाओं में कंपन कर रहे थे, सभी दिशाओं में वाइब्रेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो निकाल प्रिज्म से गुजरा, वो क्या हुआ, वो एक मतलब एक ही दिशा में क्या करने लगा, कंपन करने लगा। तभी देखो मैं सिर्फ एक ही दिशा में बनाया हूं इसको। देखो इन सभी को जो है मेरे पास जो माध्यम के जो कण है उसको मैंने क्या किया है, एक ही दिशा में बनाया हुआ है। मतलब ये किसको बता रहा है कि ये एक ही दिशा में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और जो है ना, और जो प्रकाश एक ही दिशा में अगर वाइब्रेट करता है, मतलब एक ही एक्सिस में अगर वाइब्रेट करता है वो, तो उसे हम लोग कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यही होता है भाई साधारण प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में अंतर। साधारण प्रकाश क्या होता है, सभी दिशाओं में कंपन करता है, लेकिन हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है वो केवल एक ही दिशा में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, अगर मैं साधारण प्रकाश को निकाल प्रिज्म से गुजार दूं तो मुझे क्या मिलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिल जाता है। समझ में आ गया समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। अच्छा, तो प्रकाशित समयता को मैंने इससे पहले बताया था कि अगर है ना भाई, अगर जो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर मोड़ देता है या तो बाईं ओर घूर्णन कर देता है ना भाई, या तो क्लॉकवाइज मोड़ देता है या तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देता है, तो इस प्रकार के समवय को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक समवय कहते हैं। और इसकी घटना क्या कहा जाता है, समवयता कहा जाता है, प्रकाशिक समवयता कहा जाता है। ठीक है, तो चलो अब देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से जो चीजें हैं, मतलब कौन कौन से जो ऐसे यौगिक है जो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर मोड़ देगा या तो बाईं ओर मोड़ देगा। ठीक है, हम लोग उसको बताते हैं अभी। ठीक है, चलो मैं बताऊंगा। ठीक है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को जो दाईं ओर मोड़ेगा या फिर बाईं ओर मोड़ेगा वो प्रकाशिक समवयता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, वो कैसे वो देखते हैं। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, प्रकाशिक समवयता को याद रखें। इसी चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ लैक्टिक अम्ल। अच्छा, मैं चलो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि प्रकाशिक समवयता का जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है उसका, वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टैट्राइक अम्ल। ठीक है, ठीक है, चलो ये होता है मेरे पास लैक्टिक अम्ल। क्या होता है ये, लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक है, मान के चलो ये मेरा कोई समतल ध्रुवित प्रकाश है, और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे बनाया हूँ समझ में आया ना। हाँ, साधारण प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर मेरे को क्या मिला, समतल ध्रुवित प्रकाश। और साधारण प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश मैंने मैं आपको अंतर बता दिया। ठीक है, यह है मेरा कोई समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, चलो मैं यहाँ ले देता हूँ समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, अब मान के चलो इस समतल ध्रुवित प्रकाश को मैं क्या करता हूं, लैक्टिक अम्ल से गुजार देता हूं। किससे, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर मेरे पास लैक्टिक अम्ल रहेगा। ठीक है, हाँ लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर मैं लैक्टिक एसिड से गुजारता हूँ तो क्या करता है कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर मोड़ देता है ना भाई। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, या तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर मोड़ देता है या तो है ना, या तो दाईं ओर मोड़ देता है या तो बाईं ओर मोड़ देता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज मोड़ देता है या तो क्लॉकवाइज मोड़ देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के समवय को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक समवय। समझ गए, मतलब लैक्टिक अम्ल क्या करता है, प्रकाशिक समवयता प्रदर्शित करता है। समझ गए, मतलब लैक्टिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का प्रकाशित समवयता है। क्या है लैक्टिक अम्ल, एक प्रकार का प्रकाशिक समवयता है। ठीक है, समझ में आ गया। जो समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर दे, या तो दाईं ओर मोड़ दे या तो बाईं ओर मोड़ दे, इस प्रकार के समवय को कहते हैं हम लोग प्रकाशिक समवय, और इसकी घटना क्या कहलाती है, प्रकाशिक समवयता कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो टैट्राइक अम्ल है, टैट्राइक अम्ल भी, टैट्राइक एसिड भी क्या करता है, प्रकाशिक समवयता प्रदर्शित करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से हमने विन्यासित समवयता के बारे में पढ़ लिया है ना भाई। विन्यासित समवयता क्या होता है कि बंध को बिना तोड़े
एक रूप से दूसरे रूप में बदल नहीं सकते। ठीक है, विन्यासित समवयता के हमने दो प्रकार पढ़ा, एक पढ़ा ज्यामितीय समवयता और दूसरा पढ़ा हमने प्रकाशित समवयता। ज्यामितीय समवयता किसमें पाया जाता है? द्विबंध में, मतलब डबल बॉन्ड वाले, मतलब डबल बॉन्ड में अगर कोई भी परमाणु या समूह जुड़ा रहेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाशित समवयता, जो मैंने आपको इसको बता दिया। तो हमने जो है त्रिविम समवयता का पहला प्रकार विन्यासित समवयता को खत्म कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समरूपी समवयता। ठीक है ना भाई? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलो अब हम लोग जाएंगे कहाँ? समरूपी समवयता में। ठीक है, समरूपी समवयता का कोई प्रकार नहीं होता, वो केवल एक ही होता है, समरूपी समवयता। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन लोग समरूपी समवयता। समरूपी समवयता, ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। अच्छा, मैंने आपको ज्यामितीय समवयता बताया था ना? मैंने क्या बताया था कि ज्यामितीय समवयता कौन कौन से बॉन्ड में पाया जाता है? केवल डबल बॉन्ड में ज्यामितीय समवयता पाया जाता है। जब कार्बन में क्या डबल बॉन्ड जुड़ा हो, केवल द्विबंध में ही क्या होता है? केवल द्विबंध में ही क्या होता है भाई? ज्यामितीय समवयता पाया जाता है, ऐसे बताया था। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं होता, ये भी बताया था। क्योंकि सिंगल बॉन्ड में जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है ना भाई, जो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है, तो कार्बन जो है घूम सकता है और इस अक्ष के सापेक्ष, है ना भाई, इस अक्ष के सापेक्ष क्या कर सकता है कार्बन? ये वाला कार्बन का ये वाला कार्बन अपने अक्ष के सापेक्ष घूम सकता है, इसी कारण ज्यामितीय समवयता प्रदर्शित नहीं करता। लेकिन समरूपी समवयता में क्या होता है? ये समवयता क्यों उत्पन्न होता है, मैं बताता हूँ। ये समवयता जो होता है ना भाई, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड के, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के कारण, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के कारण घूर्णन, रोटेशन के कारण ये उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? जब कार्बन और कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड बना रहेगा और जब हमारा ये जो कार्बन जो है अपने रोटेट में घूमने लगेगा, जैसे कि यहाँ पर रोटेट है और मैं अपने अक्ष के सापेक्ष घूमूंगा, ठीक है, उसी प्रकार एक कार्बन भी क्या होता है? अपने अक्ष के सापेक्ष घूमता है, तभी ये समवयता क्या होता है? समरूपी समवयता उत्पन्न होता है। ठीक है, मतलब अब जब कार्बन जो है अपने अक्ष के सापेक्ष घूमेगा तो उसकी स्थिति बदल जाएगी ना भाई, मतलब इसके साथ जो भी समूह जुड़े रहेंगे, इसके साथ जो भी समूह जुड़े रहेंगे उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। स्थिति क्या हो जाएगी? बदल जाएगी और समरूपी समवयता हमें दिखने लगेगा। मतलब समरूपी समवयता क्यों होता है भाई? कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड में, कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड में घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कौन? हमारा समरूपी समवयता। समझ में आ गया? तो चलो अब हम लोग देखते हैं, मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे एथेन में संरूपण। हम लोग क्या देखेंगे? एथेन में संरूपण देखेंगे। एथेन मतलब, ठीक है, एथेन में संरूपण। एथेन का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, C2H6 है ना, C2H6 में संरूपण। इस पे देखेंगे कैसे संरूपण होता है। समरूपी समवयता क्यों उत्पन्न होता है? कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनने के कारण उसमें रोटेशन आ जाता है, मतलब रोटेट कर सकता है एक कार्बन दूसरे कार्बन के सापेक्ष, तो इसी कारण समरूपी समवयता हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, है ना भाई, समरूपी एथेन में संरूपण कैसे होता है। तो देखो भाई, ये मेरा कार्बन है, ठीक है, और कार्बन ये पहला कार्बन है, मतलब C2H6 होता है ना एथेन का सूत्र, एथेन का जो फॉर्मूला है वो C2H6 होता है। ठीक है, तो मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इस तरह से, ठीक है, और दूसरे वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है, ये वाला ऐसा। दूसरे वाले कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप सपोज करना, अब देखो ये तो ब्लैक बोर्ड में बना रहा हूँ, मतलब सॉरी व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूँ मैं। अब सपोज करना कि ये वाला जो कार्बन है पहला वाला और ये दूसरा वाला कार्बन है, तो ये दूसरा वाला कार्बन जस्ट पहले वाले कार्बन के पीछे में है, जस्ट उसके पीछे में है, इसके आगे नहीं बना हुआ है, इसके जस्ट पीछे में बना हुआ है, ऐसा सपोज करना। ठीक है, जैसे कि ये पेन एक दूसरे के आगे पीछे बना हुआ है। हाँ, तो वैसे क्या करना कि ये जो कार्बन और कार्बन जो है, ये वाला कार्बन आगे की ओर है और ये वाला कार्बन उसके जस्ट पीछे की ओर है, ऐसा। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा भाई, अगर ये कार्बन और ये कार्बन आपस में मतलब जस्ट पीछे हो जाएंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन वो भी ऐसे ऐसे दिखने लगेगा।
ठीक है। और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन वो भी एक दूसरे में मतलब अध्यारोपित हो जाएंगे, और ये वाला हाइड्रोजन अध्यारोपित हो जाएंगे। अध्यारोपित का मतलब ये है, जैसे कि मेरे हाथ को देखो, यहाँ पर ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको दूर से देखूं तो पीछे वाला हाथ दिखाई नहीं देता, ये वाला जो पीछे वाला जो मेरा हाथ है वो ठीक से दिखाई नहीं देता, मतलब ठीक से मतलब बोला मतलब ये अध्यारोपित हो जाते हैं, मतलब जो मेरे सामने वाले के हाथ के सापेक्ष क्या हो जाते हैं वो अध्यारोपित हो जाते हैं, जो सामने वाला जो मेरा हाथ है उसके सापेक्ष क्या हो जाता है अध्यारोपित हो जाता है। उसी प्रकार ये वाला कार्बन उसके जस्ट पीछे कार्बन आएगा तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे अध्यारोपित हो जाएंगे, पूरे अध्यारोपित, ये वाला हाइड्रोजन एकदम अध्यारोपित हो जाएंगे, मतलब पीछे का जो ये वाला मेरा पार्ट है वो नहीं दिखने लगेगा, दूर से नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो, लेकिन जैसे ही मैं क्या कर दूं, ठीक है, जैसे ही मैं, है ना भाई, जैसे मैं क्या कर दूं, इसको घुमा दूं, ठीक है, इसको क्या कर दूं, मतलब ये वाला जो कार्बन है तो घुमा दूं, ठीक है, तो वो इस स्थिति में आ जाएगा, ठीक है, इसके जस्ट पीछे है ना, जस्ट पीछे है, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूंगा, अब देखो ये वाला ऐसे घुमा, मतलब मान के चलो मैं ऐसे इसको घुमा दिया, जैसे कि इसको, ये कार्बन जो है इस एकल बंध के सापेक्ष, मतलब ये सिंगल बॉन्ड के सापेक्ष क्या होगा, घूम जाएगा, क्या हो जा, ऐसे घूम जाएगा, इसको ऐसे पकड़ो, है ना भाई, इसको ऐसे पकड़ो, घुमा दो, ठीक है, क्या करो, इसको पकड़ो और घुमा दो, तो घुमाने के बाद हमें कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरह दिखने लगेगा। देखो ये ऊपर वाला जो हाइड्रोजन है वो ऊपर चले जाएगा और जो नीचे वाला हाइड्रोजन है वो नीचे आ जाएगा, ऐसा बात को दिखेगा। तब हमें जो है, अब देखो, अब पूरा का पूरा जो है हमें जो है पीछे दिखाई देने लगेगा, क्योंकि भाई देखो ना भाई, अब ऐसे इसको घेर के रखिएगा क्या, नहीं, मतलब पूरा का पूरा हमें जो दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर अध्यारोपित हो जाते थे एकदम, हाथ ऐसे अध्यारोपित हो जाता है ना भाई, एकदम ऐसे अध्यारोपित हो जाएंगे ये वाले में, लेकिन ये वाले में क्या हो जाएगा, एकदम हमें पीछे वाला जो है, पीछे वाला का जो पार्ट है वो भी दिखने लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर की तरफ एक आ गया है और नीचे दो हाइड्रोजन, मतलब ऊपर की तरफ एक हाइड्रोजन आ गया है और नीचे की ओर दो हाइड्रोजन आ गए हैं, मतलब हमें पीछे की ओर पूरा का पूरा जो ये वाला जो पार्ट है ये वाला वो पूरा का पूरा दिखने लगेगा, लेकिन इसमें पूरा क्या हो जाएगा, वो अध्यारोपित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं सांतरित रूप, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग सहार्स रूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सहार्स रूप, सहार्स फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग ग्रसित रूप भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रसित रूप भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको बोलते हैं सांतरित रूप, क्या बोलते हैं भाई इसको, सांतरित रूप। इसमें क्या होता है भाई कि हमें जो पीछे वाला जो पार्ट है ना भाई, ये जो पीछे वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा दिखने लगता है, अगर दूर से भी देखेंगे तो भी से दिखने लगेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन इधर बीच से निकले रहेगा ऐसे, है ना भाई, और ये वाला ऐसे ऐसे दिखने लगेगा ऐसे, ठीक है। तो पूरा का पूरा में अगर दूर से भी इसको देखें, पीछे वाला पार्ट हमें दिखने लगेगा, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा, इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसित रूप और इसको बोलते हैं हम लोग सांतरित रूप, ठीक है। अब देखो, कभी कभी ग्रसित रूप पेपर में एग्जाम पूछ देता है कि ये ग्रसित रूप और सांतरित रूप क्या होता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि ग्रसित या फिर सहार्स रूप में जो कार्बन, मतलब जो कार्बन के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, मतलब दो कार्बन के साथ, है ना भाई, दो कार्बन के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उनके बीच की दूरी, ठीक है, उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है ना भाई, यहाँ देखो उसके बीच की दूरी बहुत कम होती है, लेकिन सांतरित रूप में जो दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन है उनके बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, ठीक है। अगर दूरी अगर कम है तो क्या हो सकता है, पारस्परिक क्रिया आसानी से हो सकता है, मतलब देखो ना भाई, यहाँ पर दूरी कम है ना, है ना भाई, अगर मैं इसके एक दूसरे में से आ गया तो दूरी बहुत कम हो जाएगी मतलब दो हाइड्रोजन के बीच, मतलब दोनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उनके बीच जो जाएगी दूरी बहुत कम हो जाएगी, अगर अध्यारोपित हो रहा है तो तब की बात है, लेकिन सांतरित रूप में ऐसा नहीं होता, इसमें जो दो हाइड्रोजन की जो बीच की दूरी है, दोनों कार्बन के साथ जुड़े हुए जो हाइड्रोजन के बीच की दूरी है वो बहुत ही क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, इसी कारण इसमें पारस्परिक क्रिया संभव नहीं हो पाती, मतलब ये पारस्परिक क्रिया को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है, और ये क्या होती है, इसमें पारस्परिक आसानी से संभव हो जाती है। तो ये होता है भाई, हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, है ना भाई, संरूपण को समझा सकते हैं एथेन में, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस संरूपी समयता के बारे में बता दिया, ठीक है। तो आज हमने त्रिविम समयता का खेल जो है खत्म कर दिया है, ठीक है, और इस तरह से हमारे केमिस्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल में, है ना भाई, समयता का जो पूरा टॉपिक है वो आपको अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो समयता हमने आज पूरा खत्म कर दिया है,
ठीक है। और अगर आप स्ट्रेट लाइन का टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो केमिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। स्ट्रेट लाइन का भी वीडियो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के साथ केमिस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।